दोस्तों एक रिपोर्ट यहाँ पे रिसेंटली निकल के आई है। रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? तो एक टॉप कंसल्टेंट है मैकिन्से एंड कंपनी, इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। और यहाँ पे दुनिया की जो 10 सबसे अमीर कंट्रीज हैं, जिनके पास दुनिया की 60% से ज्यादा दौलत है, उनकी परफॉर्मेंस को एसेस किया है 2000 से लेकर 2020 के बीच में। मतलब 2000 में उनके पास कितनी दौलत थी और 2020 में उनके पास कितनी दौलत है, इसके बीच में कंपैरिजन है। और मैं एक बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इन 10 कंट्रीज में इंडिया नहीं आता है। इन 10 कंट्रीज में नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे यूएसए, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे फ्रांस, पांचवे पे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको, स्वीडन। मतलब इन टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यहां पे अगर आप दौलत के इंक्रीज होने की बात करिए तो 2000 से लेकर 2020 के बीच में चाइना की दौलत 113 ट्रिलियन डॉलर से इंक्रीज हुई है। इनफैक्ट अगर आप पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2000 में इन टॉप 10 कंट्रीज के पास 156 ट्रिलियन डॉलर्स की दौलत थी और 2020 में ये दौलत पहुंच चुकी है 514 ट्रिलियन डॉलर्स पे। और इसमें से सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? चाइना के पास है। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये दौलत में हम काउंट क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात ये आएगा कि मान लीजिए मुकेश अंबानी है, अब मुकेश अंबानी की वर्थ 50 बिलियन डॉलर की है। एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क की वेल्थ मान लीजिए 100 बिलियन डॉलर्स की है, तो इसको आप दौलत में काउंट करोगे। लेकिन यहाँ पे दौलत की काउंटिंग किसी और तरीके से हो रही है। यहाँ पे दौलत की काउंटिंग हो रही है इन पैरामीटर्स पे: लैंड, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेंट्रीज, अदर एसेट्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मतलब यहाँ पे स्टॉक्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसी चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। मान लीजिए मैंने स्टॉक मार्केट से रिलायंस का एक शेयर खरीदा 1500 रुपए का, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, वो मेरा एसेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1500 रुपए इन्वेस्ट करके रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीद रखा है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री ने एक शेयर मुझे बेच रखा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए वो एक लायबिलिटी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक शेयर की ओनरशिप मेरे पास है और जब भी वो प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे उनको उस शेयर के ऊपर मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरी दौलत है, तो ओवरऑल रिलायंस के लिए एक लायबिलिटी है। तो कुल मिला के यहाँ पे 10 कंट्रीज की बैलेंस शीट को एसेस किया जा रहा है और बैलेंस शीट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो जब मेरे इस 1500 रुपए की इन्वेस्टमेंट को इस बैलेंस शीट में देखा जाएगा तो वो मेरे लिए तो पॉजिटिव में लिखी जाएगी कि मैंने 1500 इन्वेस्ट करके अपने लिए कैसेट खरीद रखा है, लेकिन रिलायंस की बैलेंस शीट में वो निगेटिव में होगी। तो ओवरऑल कंट्री के लिए अमाउंट जीरो हो जाएगा। इसीलिए एक इंडिविजुअल की जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो दौलत होती है, जैसे मुकेश अंबानी के 50 बिलियन डॉलर, गौतम अदानी के 30 बिलियन डॉलर, ये यहाँ काउंट नहीं किए गए हैं। यहाँ पे काउंट किए गए हैं एसेट्स जो कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। और इन एसेट्स में 68% अकाउंटेबिलिटी तो आप कह लो रियल एस्टेट की है, जो कि 35% लैंड और 33% हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स। तो कितना हो गया? 68%। तो ये 68% तो रियल एस्टेट में, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेंट्रीज, मशीन एंड इक्विपमेंट। तो मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं और इन जमीनों के दाम एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप एकदम से बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। और उस अमीरियत की काउंटिंग इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यहाँ पे मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा की गई है। और इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चाइना यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर है, यूएस से भी ज्यादा अमीर है। मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पे ये समझना होगा कि जिस कंट्री में भी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे, उस कंट्री की ऑटोमेटिकली वर्थ यहाँ पे बढ़ जाएगी। और यूएस की वर्थ यहाँ पे इसलिए घट रही है, आपको मालूम होना चाहिए 2008 में यूएस में आया था सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस, जिसके चलते उनका हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गया था और उसके बाद से उनके हाउसिंग मार्केट में दाम बहुत तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन चाइना, इंडिया, जर्मनी और दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं, रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जितनी उनकी रियल कीमत नहीं, उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये बात इंडिया में आप देख ही रहे होंगे, जिस प्रॉपर्टी की कीमत आज से 10-15 साल पहले 2 या 3 लाख हुआ करती थी, वो अब 30-40 लाख पे पहुंच चुकी है। मतलब इतने ज्यादा दाम पे पहुंच चुकी है कि और फर्दर दाम उसके बढ़ाए जा सके, इसके कोई आसार ही नहीं दिखते, कोई चांस ही नहीं दिखते। जिस स्पीड से दुनिया की जीडीपी बढ़ रही है, जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
उससे बहुत ज्यादा तेज स्पीड से रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये जो रियल एस्टेट में दामों का बूम है ना, इस बूम के चलते यहाँ पे चाइना और जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्री जरूरत से ज्यादा अमीर हो रही हैं। बट एक्चुअली में ये बूम सस्टेनेबल है या नहीं है, इस बात के ऊपर एक बहुत बड़ा डाउट है। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में मैकेंजी एंड कंपनी ने इस बात को आइडेंटिफाई किया, साफ साफ बोला है कि अगर ये बूम कंटिन्यू रहता है, जमीन के और रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज्यादा रहते हैं, तो आम इंसान कभी भी अपने लिए एक जमीन, एक प्रॉपर्टी, एक घर खरीद नहीं पाएगा। और यूएस की 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, ऐसी क्राइसिस दूसरी कंट्री में भी आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं? क्योंकि आप समझिए, किसी भी चीज का दाम तरीके से बढ़े तो समझ में आता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन हर साल 4%, 5%, 8% बढ़ रहा है, ठीक है ना। आपकी जीडीपी की ग्रोथ 7-8% की हो रही है, बट एक साल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के दाम 15% बढ़ जाएंगे तो वो तो अनसस्टेनेबल है ना। तो वहीं 4 साल में जहां पे महंगाई 8% पे बढ़ रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के दाम 15% पे बढ़ रहे हैं, तो एक समय के बाद तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में एक अनसस्टेनेबल बूम देखने को मिलेगा। और उसी अनसस्टेनेबल बूम के चलते चाइना, जर्मनी, फ्रांस जैसी कंट्रीज में दौलत बढ़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या ये दौलत बढ़ना सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यूएस जैसा प्रॉपर्टी क्राइसिस अगर बाकी कंट्री में आया तो एक झटके में 1/3 दौलत उड़ भी जाएगी यहाँ पे लोगों की। क्योंकि ये दौलत ऑन पेपर है, ये दौलत इस बेसिस पे है कि इन कंट्रीज में प्रॉपर्टी के दाम कितने हैं, और प्रॉपर्टी के दाम अगर बहुत ज्यादा हैं तो आम आदमी प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाएगा। जिसके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो ऑन पेपर बहुत अमीर नजर आएगा, लेकिन कल की डेट में अगर मार्केट कोलैप्स करता है तो ये सारी की सारी दौलत, इनफैक्ट 1/3 दौलत तो एक झटके में उड़ जाएगी। बस यही इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। छोटी सी वीडियो थी, शॉर्ट एंड सिंपल। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेजफुल यहाँ पे जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे। गुड